अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज इंडिया अलायंस की हाई प्रोफाइल मीटिंग हो गई। बहुत दिनों से इस मीटिंग की अपोजिशन प्रतीक्षा कर रहा था और इस मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, लेकिन अभी कई सवाल के जवाब आने बाकी है, क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस की ज़बरदस्त पराजय के बाद हताशा के माहौल में ये बैठक हुई है और इसमें भी अभी कोई ठोस निर्णय क्या हो पाया है। आज हम चर्चा इस बात की करेंगे कि मोदी के मुकाबले कौन, और क्या इंडिया अलायंस अब सीट शेयरिंग जैसे कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल मुद्दे को सेटल करने के लिए तैयार है, और क्या इसके लिए कोई एक कोऑर्डिनेशन टीम बनेगी, और क्या इंडिया अलायंस मोदी और बीजेपी का मुकाबला कर पाने की स्थिति में इस वक्त है। आज चर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, इंडिया अलायंस की आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई। पिछले दिनों जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे, उसके पहले से लेकर अब तक इंडिया अलायंस की कोई बैठक नहीं हुई थी। अंतिम बैठक मुंबई में हुई थी, उसके पश्चात कोई बैठक हुई नहीं। वक्त धीरे धीरे निकल रहा था और जब इन 5 राज्यों के परिणाम आए, 3 भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त धूम मचाते हुए 3 राज्य अपने नियंत्रण में ले लिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ सिर्फ तेलंगाना लगा, वो बीआरएस से लेने में कामयाब हुई। बहनों भाइयों, बात सिर्फ चुनाव जीतने भर की नहीं है। दरअसल इस हार ने इंडिया अलायंस का मनोबल बुरी तरह से तोड़ा है, और इंडिया अलायंस में भी किसका? कांग्रेस का, क्योंकि क्षेत्रीय दल अपनी अपनी जगह काफ़ी मजबूत स्थिति में है और उनको शायद कांग्रेस के उतने सहारे की आवश्यकता नहीं है जितना कांग्रेस को इनकी आवश्यकता हो। चाहे आप ममता बनर्जी को देख लें, चाहे जेडीयू आरजेडी के अलायंस को देख लें, और चाहे आप उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी के अलायंस को देख लें, या फिर दिल्ली पंजाब में केजरीवाल की पार्टी देख लें, या स्टालिन को देख लें तमिलनाडु में। ज़रूरत कांग्रेस की है। और आज की बैठक का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, सीट शेयरिंग। जब तक सीटें स्पष्ट नहीं होंगी कि किस राज्य में कौन सी पार्टी कितने चुनाव लड़ेगी और किसका क्या हिस्सेदारी होगी, उसके बिना यह अलायंस क्लिक कर ही नहीं सकता। मैं भी शुरू से इस बात को कहता हूं, जब तक अलायंस तब पॉसिबल किसी का होता है जब सीट शेयरिंग और किस सीट पर कौन लड़ेगा ये तय हो जाए। नंबर ऑफ सीट पहली प्रायोरिटी, और सीटें किन किन सीटों पर लड़ना है दूसरी प्राथमिकता। कला कलेश मतभेद सीटों के बंटवारे और सीटों के चयन को लेकर होता है। खैर, आज एक तिथि तय की गई कि 30 दिसंबर के पहले सीट बंटवारे के मुद्दे को हल कर लिया जाएगा। वक्त कम है इनके पास, अलायंस के पास। क्यों? आप मानकर चलिए कि 10 मार्च के आसपास या उसके पहले आचार संहिता लग जाएगी, तो अब समय कितना बचा? महज एक्टिवली 2 से 2.5 महीने। तो 2.5 महीने, 3 महीने के बाद जब चुनाव होने जा रहा हो, 3 महीने के भीतर, और अभी आप कहाँ खड़े हैं? सीट शेयरिंग ही तय नहीं कर पाए हैं, लड़ेंगे कैसे उनसे? ये चीज़ बीजेपी को एक ज़बरदस्त बढ़त प्रदान करती है, और ख़ास तौर पर 3 राज्यों की ज़बरदस्त जीत के बाद बीजेपी का मनोबल आसमान पर है, और होना भी चाहिए। 9.5 वर्ष के शासन के बाद भी अगर वो इतने राज्य जीत कर आ रहे हैं तो ये ज़बरदस्त बात है। लास्ट जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, तब से अब में बड़ा बदलाव आ गया है। 28 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास 12 जगह उनके शासन है, और कांग्रेस के पास सिर्फ कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल ही बचा है। बाकी जगह अलायंस की उनकी भी सरकारें हैं, ये भी 1-2 जगह हैं। पर मेजॉरिटी कंट्रोल पॉलिटिक्स में किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास। कि ये बढ़त इंडिया अलायंस को हासिल नहीं है, और इंडिया अलायंस में कांग्रेस ने 3 राज्यों के चुनाव में अपने साथियों के साथ जो व्यवहार किया, उसका परिणाम आज उनको उस बैठक में अपने साथियों के तीखे तेवरों से भी दिखा। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने आज प्रपोज किया कि मोदी के मुकाबले क्यों नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दें। अरविंद केजरीवाल ने सेकंड किया तुरंत। एक तीर 2 शिकार। राहुल गांधी के नेतृत्व को पीछे, खड़गे के नेतृत्व को आगे बढ़ाया। नाम प्रस्ताव कौन कर रहा है? बंगाल। सहमति कौन दे रहा है? दिल्ली और पंजाब। इस अलायंस के भीतर भी कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो ऐसे मौक़ों पर निकल के सामने आते हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कोई बड़ी दयालु है। पिछले असेंबली इलेक्शंस जो अभी राज्यों में हुए हैं, किस तरह से सहयोगियों को बांह मरोड़ा, ये सब के सामने रहा। तो इस अलायंस में एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है।
ये पॉलिटिकल ट्रस्ट डेफिसिट है। यही कारण है कि न सीट शेयरिंग तय हो पा रही है, न सीटों का चयन हो पा रहा है, और न नेता का नाम। जो उद्धव ठाकरे ने सामना ने लिखा, तो मतलब उद्धव ठाकरे को मानिए, आए मिले खाए पिए हाथ धोए चल दिए। क्या इस बेसिस पर इंडिया अलायंस इस पॉलिटिकल एटीट्यूड और इस कमजोर पॉलिटिकल विल के साथ बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर का सामना कर सकती है? कर सकती है, लेकिन किसके दम पर? रीजनल लीडर्स के दम पर, क्षेत्रीय छत्रपों के दम पर। कौन है ये लोग? आप दक्षिण से शुरू करिए, चले जाइए पूरब, लौट आइए पश्चिम, फिर सेंट्रल नॉर्थ इंडिया। मुकाबले में क्षेत्रीय छत्र भी हैं, कांग्रेस भी है। जो पिछले भी 3 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस सीधे मुकाबले में थी बीजेपी के। लेकिन क्षेत्रीय छत्रपों की जो ताकत है, दरअसल इंडिया अलायंस की वही राजनीतिक साख है। इसी के दम पर वो बीजेपी को रास्ता रोकने के लिए ताल ठोकते हैं। लेकिन ये क्षेत्रीय छत्रप खुश नहीं है। खुश न होने के पीछे कारण है क्योंकि ये बड़ी ग्राउंडेड पॉलिटिक्स करते हैं। राज्यों में ये बीजेपी से भी लड़ते हैं, कांग्रेस से भी लड़ते हैं, अन्य दुश्मनों से लड़ते हैं, सत्ता पर कंट्रोल करते हैं। सत्ता में नहीं है तो प्रोमिनेंट विपक्ष की भूमिका में, मुख्य विपक्षी दल हैं। तो क्या इनकी ताकत को कांग्रेस को इग्नोर करना है? पिछले चुनाव में भारी पड़ा। जवाब भले ही इस बैठक में ना मिला हो, लेकिन मायूसी के माहौल में हुई इस बैठक में कुछ एक चीज़ें ज़रूर तय हुई कि 30 दिसंबर तक सीट शेयरिंग तय कर ली जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि सीट शेयरिंग तय होती है या नहीं होती है। कांग्रेस ने 4 नाम प्रपोज किए हैं: अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश। ये चारों मिलकर इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के साथ राज्यों में सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। लेकिन मसला यह है कि इंडिया अलायंस में फैसले तत्काल नहीं होते, देरी से होते हैं। और अब जब समय कम हो और सामने मुकाबला मोदी जैसे ताकतवर सेनापति की अजेय सेना से हो, तो विपक्ष को तैयारी भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। यूपी में गठबंधन 80 हराएगा, 80 हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान 5 साल पहले तीनों राज्य कांग्रेस जीती थी, लेकिन पार्लियामेंट में अलग परिणाम आया। तो वैसे भी हो सकता है क्योंकि लोग अब सोचने लगे हैं। और हमारी अगर बात करें तो 99 में हमने कारगिल जंग के बाद पार्लियामेंट चुनाव के साथ असेंबली चुनाव लिया था। नतीजा ये हुआ कि केंद्र में हमारी गठबंधन की सरकार आई, लेकिन स्टेट में हम हार गए। तो लोग अब सोचते हैं, सोच समझ कर मतदान करते हैं। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से, के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड, अरुण राजभर एसबीएसपी से और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और मुझे आप बताइए कि चूँकि आप मेजर पार्टनर हैं इंडिया अलायंस के, तो आपकी पार्टी और अलायंस ने क्या तय किया? आज की बैठक में किन किन बिंदुओं पर आप लोगों में सहमति हुई? कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। ब्रजेश भाई, आपकी तो बात नहीं करता, लेकिन आपके जितने साथी बाराती हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आज उनके लिए बड़ा दुखद दिन है,
क्योंकि बड़ा चिल्ला रहे थे साहब कि नहीं तो फलाने चले गए, ढिमकाने चले गए, अखिलेश जी नहीं आएंगे, ममता जी नहीं आएंगी, बैठक इसलिए वो हो गई, नीतीश जी नाराज। आज सारे के सारे लोग आपके सामने थे, सब लोगों ने एक स्वर में बात करी, सभी लोगों ने कहा कि साहब सीट शेयरिंग हमारी 30-31 तारीख तक हो जाएगी। सभी लोगों ने कहा कि उसका फार्मूला कैसे होगा वो हम राज्यवार अपना तय कर लेंगे, जिस राज्य में जो प्रमुख दल है वो आपस में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ममता बनर्जी ने पहली बार, आप देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी जो टीएमसी की नेता हैं, वो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज करती है और उसको सेकंड केजरीवाल जी करते हैं, बाकी और लोग उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है जहां नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी के नाम की चर्चा हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी के नाम की चर्चा होगी तो उस आदमी को हटा दिया जाएगा। हमारे यहां पर अब उसके आगे देखिए कि बड़ी विनम्रता से क्या नाम जो खड़गे साहब ने स्पष्ट रूप से अभी कहा कि नहीं, सांसद चुनेंगे, चुनाव के बाद तय करेंगे। तो हम आज की डेट में जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आज की डेट में जहां हम चुनाव हारे हैं वहां हमने एक अच्छा वोट शेयर लिया है। जहां हम चुनाव मुझे थोड़ी क्लैरिटी ये दो कि क्या वो सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बातें आज की बैठक में फाइनल हुई हैं? निश्चित तौर पर क्यों नहीं हुई है, लेकिन वो आपके कंजम्पशन के लिए नहीं, आपके यूजर्स के लिए नहीं, आपस के यूजर्स के लिए है, वो हम लोग कर रहे हैं। और जैसे ही सीट शेयरिंग हो जाएगी वो आपके सामने मुझे कोई आप एक अभी अगर नाम तारीख बता सकते हैं कि इस तारीख तक हम लोगों ने तय किया है कि हम बैठक कर लेंगे या सीट शेयरिंग पूरी कर लेंगे? मुझे ऐसा, ममता बनर्जी साहिबा ने बड़े साफ साफ कहा था कि क्या नाम 31 तक हो जाना चाहिए, जिसको कि लेकर के सभी लोग आशान्वित थे, नंबर 1। नंबर 2, अगर अभी से आप हमारे गठबंधन के खिलाड़ियों के और हमारे प्रत्याशियों के नाम घोषित करा दोगे, सबके आईडी का छापा पड़ जाएगा, जैसे आपके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। सर, ये कब लोग तक लड़ने ये नहीं देंगे, बड़े बदमाश सीबीआई और लोग हैं, आईटी का बहुत मसला मायावी करोगे? लोग। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब चुनाव लड़ना ही है तो कम से कम सीट शेयरिंग तो तय हो जाए। हाँ, हो तो गई, हम कह तो रहे हैं आपसे। तो किसको क्या मिला सर? तय हो गया, सीटों के नाम आ जाएंगे, आपके सामने आ जाए हैं। किसको क्या मिला? नहीं, ये तो मैंने आपसे कहा ना कि आज बात, ये फिर वही बात है। अगर ये बात हम आपको बता देंगे तो आप ईडी छापा पड़वा दोगे। अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे आपको। जब ये चुनाव घोषित होने दीजिए, सारी चीजें हो जाएंगी। आपके सामने है, आज से सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया और इस फार्मूले के अनुसार जो आप सहमत हैं कि आपके अलायंस के लिए डू और डाई, करो या मरो वाली स्थिति है? इस बात से मैं पूर्ण तरीके से ब्रजेश जी आपकी सहमत हूं कि ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए, तीनों के लिए डू और डाई वाली स्थिति है। क्योंकि अगर इस बार आप भारतीय जनता पार्टी के मायावी तंत्र को आप परास्त नहीं करेंगे तो इस देश में ना आप रह पाएंगे, ना हम रह पाएंगे और ना ही लोकतंत्र रहेगा। क्योंकि आपने इस चीज को देख लिया कि 142 से ज्यादा सांसदों का निलंबन सिर्फ किस बात पे हो रहा है कि वो प्ले कार्ड लेकर के गए थे। किस बात पे आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी आपसे कह रही है कि साहब आप संसद में जो आतंकी हमला, जो भारतीय जनता पार्टी स्वयं कह रही है हुआ है, उस पर चर्चा मत कीजिए, सवाल मत पूछिए। अगर संसद पर आतंकी हमला भारतीय जनता पार्टी मानती है तो क्या आपने सांसद जो कर्नाटक के प्रताप सिम्हा है उसको अफजल गुरु मानती है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि जो अफजल गुरु ने काम किया था उन आतंकियों के लिए जब 2003 में हमला हुआ था संसद पर, वही काम प्रताप सिम्हा ने किया। दीपक रंजन जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मन में स्पष्टता क्या है? मैं दीपक रंजन जी का रुख करता हूं, समाजवादी क्या वो आतंकी है प्रताप सिम्हा? धन्यवाद सर। सेकंड राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप मेजर अलाइज पार्टनर हैं उत्तर प्रदेश में, क्या आपकी सीटें तय की गई? देखिए, आज जो बैठक हुई है दिल्ली में, इंडिया मोर्चा की जो चौथी बैठक आज हुई है, उसमें सभी ने देख लिया होगा कि इंडिया मोर्चा पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है। ये सही है कि बहुत सी स्ट्रेटजी तैयार हुई जो मैं आपके सम्मानित चैनल पे हम लोग उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हमें लगता है कि विद इन 10 डेज जो है सीट शेयरिंग पर भी बातें हो जाएंगी, किसको कितनी सीट मिलेगी 10 दिनों में। हाँ, 10 से 12 दिन के अंदर अंदर जो है निश्चित। पर चेहरे पे किसी की मुझे रौनक नहीं दिख रही थी आज। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से, तो देखा मैंने, हो सकता है मैं गलत भी हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं ब्रजेश जी, बिल्कुल आपने देखा होगा कि रौनक तो आज की तारीख में इंडिया मोर्चा के लोगों की जो है वो कहीं ना कहीं से नदारत है। इंडिया मोर्चा का रोल आज की तारीख में, इंडिया मोर्चा के लोग ब्रजेश जी आज की तारीख में फ्रस्ट्रेट और डेस्परेट हैं। ये तो कह रहे थे कि इंडिया की बैठक तो होनी ही नहीं है,
7 तारीख को देखो टल गई, 9 तारीख को टल गई, अब भविष्य में नहीं होगी, सब अलग अलग सुर अलापेंगे। देखिए ये सही बात है कि जो तीनों राज्यों में इनकी सरकार बनी है, निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूं इनको कि तीनों राज्यों में इनकी सरकार बनी है। लेकिन साथ ही साथ विजय जी मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इंडिया के पास पाने के लिए कुछ नहीं इन 3 राज्यों में, लेकिन खोने के लिए जब तक आपकी सीटों का बंटवारा नहीं होगा, सीटें चिन्हित नहीं हो जाएंगी, कौन क्या लड़ेगा, आपके लिए भी तो असमंजस की स्थिति है। अच्छा ब्रजेश जी, यहाँ पर हमारे बड़े भाई संजय चौधरी जी बैठे हैं, ये क्या आज आपके सम्मानित चैनल पे बताने का काम करेंगे कि सुभाषपा को कितनी सीटें देने जा रहे हैं ये, अनुप्रिया पटेल जी को कितनी सीटें देंगे ये, और संजय निषाद अपने घर की चिंता करो ना, इनके चक्कर में क्यों पड़े? नहीं, ये हमारी चिंता कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अभी नहीं की। हम भी इसी हिंदुस्तान के सम्मानित नागरिक हैं, भी इसी हिंदुस्तान के सम्मानित नागरिक हैं, इनके भी पार्टी है, हमारी भी पार्टी है, हमारी चिंता करेंगे। कांग्रेस का व्यवहार आपके साथ ठीक नहीं था? नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं ठीक है। देखिए परिणाम आ गया, वो सारी चीजें भी जो है खत्म हो गई। अब हम लोग नए सिरे से जो है, थैंक यू, आज की तारीख में बातचीत हो, नए सिरे से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको दूसरों की फिक्र बहुत रहती है कि इंडिया अलायंस में किसको क्या सीट मिली, कौन सी सीट मिली, कौन सी नहीं मिली, उनके यहाँ बैठकों में क्या हुआ। आप भी तो कुछ तय नहीं कर पाए हैं यूपी में कि अपना दल को कौन सी सीट देंगे। राजभर जी की शपथ तक नहीं हुई है, निषाद पार्टी का भी तो आपने कुछ तय नहीं किया है। देखिए, जब नेतृत्व तय हो जाता है, जब नीति तय होती है, तो उसी नीति के आधार पर नेतृत्व के निर्देश पे गठबंधन आगे बढ़ जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का इन दोनों मुद्दों को लेकर इस गठबंधन में कहीं कोई संशय नहीं है। ये सर्वविदित है हमारा नेतृत्व, और ये सर्वविदित है हमारी नीति गरीब कल्याण की है, और इसी के आधार पर हम चुनाव में जाने वाले हैं। देखिए, मेरे दोनों साथी प्रवक्ता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बैठक को हो जाने को अपनी उपलब्धि के रूप में रेखांकित कर रहे हैं। चौथी बैठक हो गई, ये उपलब्धि है। लेकिन इन सारी बैठकों का परिणाम क्या है? हमने तीसरी बैठक में देखा था कि कहा गया था कि हम गठबंधन की मीटिंग्स करेंगे और पहली रैली भोपाल में होगी। यह तीसरे गठबंधन की बैठक के बाद कहा गया, लेकिन उसके बाद यही हुआ कि उस गठबंधन की बैठक को करने के लिए उसी गठबंधन के लोगों ने मना कर दिया। आज भी ना नीति है, ना नेतृत्व है, और ना ही गठबंधन के साथियों की नीयत लग रही है इसमें आगे चलने की। मुझे लग रहा है कि चौथी बैठक का रिजल्ट भी वही है जो तीसरी, दूसरी और पहली बैठक में हुआ। आज भी संयोजक की बात नहीं है, आज भी नेता की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यक्रम भी तय हुए होंगे पूरे भारतीय जनता पार्टी के। अरे वो तो मीटिंग भी कर लेते हैं, आप तो सहयोगियों के साथ तो दोबारा बैठने को तैयार नहीं है। नहीं, हम बैठ चुके हैं और बैठने के बाद कार्यक्रम तय हो चुके हैं, हम कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, बैठक की जरूरत तो वहां है जहां मतभिन्नता है नेतृत्व को, जहां मतभिन्नता है नीति को बनाने के लिए, जहां मतभिन्नता है कार्यक्रम को तय करने के लिए। हो सकता है आप उनको दबाएं हो, उनकी आवाज न निकल रही हो। जो गठबंधन नहीं, आवाज तो इतनी तेज निकल रही है कि हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से आवाज निकल रही है। मुझे लगता है कि ये गठबंधन की जो बैठक का जो चौथा हुआ है, वो आप इसको तीसरे गठबंधन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे अगर मैच करेंगे तो तीसरे गठबंधन में कार्यक्रम ज्यादा स्पष्ट थे, आगे बढ़ने के लिए कार्यक्रम और सभाएं तय करके आए थे। लेकिन आज उससे भी पीछे चले गए हैं। ये चौथी बैठक और पीछे की तरफ बैकफायर कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की मतभिन्नता के साथ भारत की जनता उन्हें अपने वोट देने के लिए योग्य समझेगी। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एकदम एकजुट है, नेतृत्व एकदम क्लियर है। नीति के आधार पर गरीब कल्याण की योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी और उसी के बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं अनिल जी मैं अनिल दुबे को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। अनिल दुबे जी, शुक्रिया आपका। अगर इंडिया अलायंस मिलकर इन 4 राज्यों में या 5 राज्यों में चुनाव लड़ता तो परिणाम कुछ और होते। कांग्रेस ने कुछ आप लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। देखिए ब्रजेश जी, जो आपको भी 1 सीट दी थी सिर्फ? नहीं, हमें 1 सीट दी थी और हम जीते भी, हमारा रिजल्ट भी 100% रहा। लेकिन ये ठीक है कि आपने जो बात कही, अगर ये 5 राज्यों में हम लोग पहले भी विधानसभा में मिलकर लड़े होते तो स्थिति कुछ और होती। लेकिन जो हो गया उससे हमने सबक लिया है और वो सबक आज दिखाई पड़ा। इंडिया गठबंधन के सारे। आपने सबक लिया दुबे जी या सुरेंद्र राजपूत ने? नहीं, सभी ने ले लिया।
सुरेंद्र राजपूत जी ने भी लिया, सभी दलों ने सबक लिया कि जो नहीं तो और उनकी वाणी भाषा से तो मुझे कोई ऐसा सबक दिखा नहीं। नहीं, सबक क्या सबक नहीं। आज आप देखिए सारे लोग इकट्ठा हुए, ये लोग उड़ा रहे थे कि जो है इंडिया गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन में बिखराव है, संजय चौधरी जी बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन आज देखिए, आज इंडिया गठबंधन के लोग सारे लोग इकट्ठा हुए और सारी चीज अभी ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम नहीं तय किए। कार्यक्रम हमारे तय हैं, हम राज्यों में जाएंगे, संयुक्त रूप से रैलियां करेंगे, इंडिया गठबंधन के लोग हर राज्य में रैलियां करेंगे। अच्छा, ये तय हुआ है? ये भी ये हुआ है। आपकी सीट तय हुई? नहीं, सब बहुत चीजें तय हुई। बताओ ना क्या तय हुआ? नहीं, अब वो आ जाएगा, किसी को नहीं बताऊंगा। इंडिया गठबंधन के लोग जो हमारे बड़े नेता हैं वो उस चीज को अनाउंस करेंगे। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि आप खुश मत होइए, आप जो है तनाव में आइए कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आ रहा। आप अपनी बताइए कि ओम प्रकाश राजभर जी को, दारा सिंह चौहान को कब मिनिस्टर बना रहे हो, आप इनको कितनी सीटें दे रहे हो, आप इनकी बताइए। हमारी तय हो गई, हम लोग आपस में बांट लेंगे, हमारे यहाँ बहुत अच्छा सामंजस्य। राजभर जी के लिए बड़ी बैटिंग कर रहे हो। नहीं, हम अरे भाई आप ये हमारी चिंता कर रहे हैं। मैं करूं तो समझ में आए, आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप इन्होंने वादा किया था, क्यों नहीं बना रहे हैं उनको? राजभर जी को बनाओ, जिनसे भी हम लोग तो आपस में तय कर लेंगे, हमारी सीटें भी तय हो जाएंगी और सारे कार्यक्रम भी तय हो जाएंगे। ऑलराइट, कब तक कर लेंगे आप ये? नहीं, अभी ये 30 दिसंबर तक जो है सारी चीजें सामने आ जाएंगी। मैं के त्रिपाठी जी को आमंत्रित करूंगा, फिर अरुण के पास चलूंगा। त्रिपाठी जी, स्वागत आपका। न नेता तय हुआ, न कोऑर्डिनेटर तय हुआ, न सीट शेयरिंग तय हुई, न सीटें चिन्हित की गई। खाया पिया, हाथ धोया, मुंह पोछा, चल दिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सामना में लिखा हुआ है। ब्रजेश जी, मैं आपको थोड़ा सा भारतीय राजनीति में पीछे ले चलना चाहता हूँ। आप तो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। जब इंदिरा गांधी का जलजला था, उस समय आपने देखा था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, उस समय कहा जाता था। और हम लोग मेरा तो जन्म नहीं हुआ के था। साथ नहीं सुनिए, हम लोग बड़ी शिद्दत के साथ उनको हटाना चाहते थे। जितने समाजवादी सोच के लोग थे, इवन आपके आरएलडी के जो हमारे प्रमुख नेता रहे हैं, सारे लोग देश के चाहते थे कि हम किसी तरीके से इंदिरा गांधी को शिकस्त दें, लेकिन नहीं दे पाए। और जब वो बेलगाम हो गया लोकतंत्र, जब देश में इमरजेंसी लागू हो गया, तो इमरजेंसी के बाद जितने लोग विपक्ष के लोग थे, सब एक पायदान पे, एक पेड़ पे, जैसे बरसात में जब मेढक है, सांप है, सब एक जगह पहुंच जाते हैं, उसी तरीके से सारे कैसी बात करते हो सर? और मेढक और सांप कह रहे हो, तो सब अब लोग मैं एक- कह दूंगा तो फिर आप कहोगे देखो आप बात सारे ऐसे लोग मत इकट्ठा- कहो सर। ब्रजेश जी, लीडर्स हैं, वो सांप मेढक थोड़ी है सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ब्रजेश जी, उस समय सारे लोग एक पेड़ पे आ जाते हैं। इसलिए इस समय संकट है। 141 सांसदों को जो निकाला गया संसद से, उनको बहिष्कृत किया गया है। तो एक बड़ा एक चैलेंज है जो भारतीय राजनीति के जो विपक्ष में रोज राजनीति कर रहे हैं। बंगाल वालों ने खड़गे जी का नाम प्रपोज कर दिया, तो नीतीश जी के लिए तो देखिए अभी बड़ी खड़गे चर्चा जी है का- कि थोड़ा देखिए खड़गे जी का नाम आया है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी तो खड़गे जी ने खुद ही आज कहा कि पहले हम जीत के तो आए, सांसद तय करेंगे, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी, जो लोग तय कर देंगे उसको हमारा। ये अलायंस के लोग थोड़ा देर से लेट करते हैं डिसीजन लेने में। देखिए ब्रजेश अगर जी, त्वरित निर्णय करें तो थोड़ा आप लोग की ब्रजेश आसानी जी, होगी। जनता पार्टी बाद में बड़ी थी, लोग जीत करके आ गए थे। वो दौर भी हमने देखा है इसी विश्वविद्यालय सर, न वो दौर है, न वो लोग हैं, देखिए न वैसी राजनीति है। ब्रजेश जी समय और परिस्थितियां बनाती हैं। ये कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे। मैं इसी विश्वविद्यालय का छात्र था, तो कभी यहाँ इमरजेंसी के अलावा इमरजेंसी लोगों को गुणगान करते थे, और उसके बाद क्या हुआ, सत्ता का पलट हुआ और इमरजेंसी खत्म। और हम भाग्य के सहारे हो सर आप। और दूसरा सवाल मैं कहना चाहता हूं ब्रजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से, 89 में आपने क्या देखा जी? 415 सीटें थी कांग्रेस की। 415 सीटों को ब्रेक लगाने के लिए उसमें आपने देखा ही, या उस दौर को भी देखा। तो ऐसा मत कहिए अभी इंडिया गठबंधन के पास अभी प्रायोरिटी क्या है कि नेता ढूंढ लिया जाए, सीट तय कर ली जाए। ब्रजेश जी, नेता तो तय हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल जनता के बीच का है, छात्रों के बीच का है, नौजवानों के बीच का है, किसानों के बीच का है। थैंक यू। इस पे हमारा मुद्दे पे हम चुनाव लड़के आएंगे। ऑलराइट अरुण, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? शायद अरुण राजभर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं उनसे वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी के पास वापस चलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एक चीज पर तो सहमति है कि निर्णय लेने में बहुत विलंब होता है, शायद इस कारण से फैसले त्वरित ढंग से लागू नहीं हो पाते हैं अलायंस में।
आज भी कोई निर्णय हुआ है? ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। सिर्फ एक निर्णय मुझे देखने को मिला कि एक कमेटी बनाई गई है जो सीट शेयरिंग के फार्मूले पर चर्चा करेगी, निर्णय नहीं, चर्चा करेगी। ब्रजेश भाई देखिए, दो बातें बड़ी साफ है। पहली बात, हम 28 दल हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के एनडीए की तरीके से बिल्कुल एक ऐसा नहीं कि जो मोदी जी बोले खाता ना वही, जो मोदी जी बोले सही। हमारे 28 दल हैं, सबकी आवाज़ सुनी जाती है। जब 28 दल बोलते हैं उसमें स्वाभाविक रूप से कुछ मतभेद भी होते हैं, उन्हीं को शॉर्ट आउट करते हैं। एक चीज़ जैसे दीपक रंजन जी ने कहा अभी कि अगले 10-12 दिन में सीट शेयरिंग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ये बात अपने आप में तय है। आप ये बताइए, जब सीट शेयरिंग हो जाएगी तो उसके बाद और कौन से निर्णय आपको चाहिए? कोई निर्णय नहीं आपको चाहिए। नेता चाहिए सर, लड़ेंगे हम, भारतीय जनता पार्टी नेता चाहिए सर। और संजय चौधरी जी अभी एक बहुत, किस सीट पर कौन लड़ेगा? संजय चौधरी जी ने अभी एक बहुत ही ओछी टिप्पणी की जिसके लिए वो जाने नहीं जाते। ये कहने लगे आज चौथ हुआ भारतीय, क्या नाम इसका, इंडिया गठबंधन। कम से कम ऐसी भाषा का इस्तेमाल कोई और करे, कोई थेथर प्रवक्ता करे संजय भाई तो अच्छा है। आप जैसा आदमी करे, हम भी आपकी चारपाई लगा दे, चौथ लगा दे, मौत लगा दे, या इस तरीके की बातें उचित नहीं रहती। और रही बात गारंटी की, जो आप बात कहते हैं संजय जी, तो अपनी गारंटी की बात कर रहे हो। 450 रुपये हम सिलेंडर नहीं दे पा रहे हो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में आप बात करते हो। दूसरी, आप अरुण राजभर के पिताजी को मंत्री बना नहीं रहे हो, बता रहे हो गारंटी। उद्धव ठाकरे का आपने सर स्टेटमेंट्स और सामना के आर्टिकल्स निश्चित पढ़े होंगे। उन्होंने जो चिंता जताई है, क्या उनकी चिंताओं का समाधान आज की बैठक में हुआ? हाँ, निश्चित तौर पर। मैं आपसे फिर बताऊं, चाहे वो केसी त्यागी साहब का बयान हो, उसको भी सकारात्मक रूप से लिया गया, और सामना का भी जो अगर कहीं कोई संपादकीय आया उसको भी सकारात्मक रूप से लिया गया। अगर कहीं कहीं कमजोरी है तो उस बात को आप धनात्मक ऊर्जा से चर्चा करके ही आप समाधान कर सकते हैं, मोदी जी की तरीके से निर्णय दे करके या डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से। आज की डेट में देश में चिंता है, 141 सांसद आपने बाहर कर दिए। पूरे देश में इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं संजय चौधरी भाई, कह रहे हैं कि साहब उस उपराष्ट्रपति की बेइज्जती कर दी मिमिक्री करके। अरे मिमिक्री करना तो एक कला है, आपके लोग भी करते हैं, मोदी जी से बड़ा मिमिक्री कौन करता है? लेकिन आज आपको संविधान की, सर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष का कल एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश आके चुनाव लड़ें। क्या यह तय हो गया है या ऐसा कोई प्रस्ताव यूपीसीसी ने अपने आला कमान को दिया है? क्या नाम, उत्तर प्रदेश का एक एक कांग्रेसी चाहता है कि ये लोग यहां से चुनाव लड़े। हम तो चाहते हैं खड़गे जी भी यहां से चुनाव लड़े, लेकिन ये फैसला तो कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी को करना है कि कौन कहां चुनाव लड़ेगा। और ये फैसला निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और खड़गे जी पर छोड़ देना। अजय राय इतनी हड़बड़ी में क्यों है? हम तो कार्यकर्ता के रूप में पूरी तरीके से चाहते हैं। अजय राय इतनी हड़बड़ी में क्यों है फिर? कि चाहते हैं कि वो लोग यहां से चुनाव लड़े। ऑलराइट, अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। बहुत से लोग इस चिंता में दुबले हो रहे हैं कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, और यहाँ काफ़ी अपोजिशन के लोग हैं जो आपको न्याय दिलाना चाहते हैं। क्या आपको न्याय मिलने में कोई कठिनाई संजय चौधरी से आ रही है? आप खुलेआम इस डिबेट में अपने लिए न्याय मांग सकते हैं। आप देखिए कि अगर सभी लोग हमारी चिंता कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उन लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की चिंता जो लोग कल तक नहीं किया करते थे, अब वो चिंता कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी बयान आपने ही चलाया, हमने स्टोरी देख रहा था, आए खाए हाथ धोए चले गए, और ये 4 बैठक, तीसरी बैठक से यही चला आ रहा है। और ये बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि डिसीजन तो हो ही रहा है जी, डिसीजन तो हो ही न रहा है। 4 बैठक में कोई डिसीजन न आप बता पा रहे हैं, न हम बता पा रहे हैं। या एक चैनल पर खबर चल गई कि खड़गे जी प्रधानमंत्री के चेहरे हो सकते हैं, ममता दीदी ने उसको चेहरा प्रमोट करने के लिए नाम दे दिया था, केजरीवाल साहब ने समर्थन कर दिया। अब दर्द हो गया नीतीश कुमार जी को, अब तो कहीं रहे। कहां दर्द हुआ? उन्होंने तो एक बात नहीं कही। दर्द में तो आप दिख रहे हो मुझे कि एक दलित का नाम आ गया तो आप उछलने लगे। आधा घंटा पहले एक दलित लीडर का नाम क्या है, आपको मिर्ची लग गई? वो ये कह रहे हैं कि बिना शर्त, बिना तय हुए अगर किसी का नाम चल गया तो जिसको कांग्रेस पार्टी पैरासूट से उतार करके हाईटेक प्रमोट कर रही थी, वो तो लड़ाई से बाहर हो गए और हाईजेक कर लिया गया। नीतीश कुमार जी संयोजक बनते बनते बेचारे कहां कहां चले गए। वो तेलंगाना चले गए, उत्तर प्रदेश आए, बंगाल गए, सबको घेर करके खड़ा किए। और कांग्रेस पार्टी आगे खड़ा होकर कह रही हमारे पीछे सभी लोग खड़े रहो, मैं आगे रहूंगा। अब दिक्कत सबसे बड़ी हो गई कि अब
ईडी का भी डर दिखा रहा है। आप कांग्रेस दूसरे पार्टी अभी लोगों शुरू की कर दी। चिंता में घुले जा रहे हैं जो नहीं, पार्टी हम नहीं, खुद के साथ न्याय न करवा पाई हो अब तक। आप देखिए, दूसरों अभी के लिए आपको- कैसे अब उंगली उठा सकते हैं? अरे आप अपना पहले दुरुस्त करो। ये संजय चौधरी जी से हिसाब हुआ? कुछ नहीं, बात देखिए, हुई इनसे? नहीं अभी हुई? अभी आपके बयान में ये चल रहा था, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि अभी मैं नाम घोषित कर दूंगा या नाम प्रमोट कर दूंगा तो ईडी का छापा पड़ जाएगा। क्यों डर रहे हैं भाई? इसका मतलब कि जैसे 350 करोड़ का पकड़ा गया, मशीन खराब हो गई, नहीं चल पाया, वैसे ही तो इन सभी नेताओं के पास पकड़ा जाएगा माल। ये डर पहले सता रहा है। और और इधर देखिए आप गारंटी है कितने अनुभवी भ्रष्टाचार व्यक्ति खिलाफ कार्रवाई हैं करने की। कि ये छापे की सिचुएशन ही नहीं आने देते आप। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं कि छापा कहां से पड़ेगा। हम लोग गरीब हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी गरीबों को न्याय के लिए संघर्ष कर रही है, तो हमारे यहाँ छापा पड़ना क्या पड़ जाए? हम तो कहते हैं आए, हमारे यहाँ स्वागत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चिंता इस बात की है कि सभी दल इकट्ठा हुए, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मैं तो कह रहा हूं सारा निष्कर्ष आते आते चुनाव खत्म हो जाएगा। ये फिर वही राग लापेंगे Thank you, कि हम शुक्रिया हरा नहीं आपका। पाए, मोदी जी को हम जिता के चले आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अलायंस की बैठक में उत्तर प्रदेश को लेकर क्या हाईलाइट्स रहे? देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, पंजाब है, दिल्ली है, ये इलाके ही इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर दिखाई पड़ते हैं उनको। और यहाँ पर इलाकाई जो पार्टियां हैं, छत्रप हैं, उनका प्रभाव है। और आज इंडिया गठबंधन की बैठक में खरगे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर एक मैसेज ये देने की कोशिश हुई है कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम खरगे किया जाएगा। लेकिन खरगे दक्षिण भारत से आते हैं, हिंदी पे उनकी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। बस ये है कि वो दलित हैं और इसका फ़ायदा वो चुनाव में ले सकती है। ब्रजेश जी, ये जो बैठक हुई, ये बैठकें बड़ी मशक्क़त के बाद हुई, क्योंकि विपक्ष आपस में नॉर्मल नहीं था। 3 राज्यों में बीजेपी की जो जीत हुई, कांग्रेस की हार हुई, वहाँ पर अब मध्य प्रदेश में उसमें लेकर तमाम मतभेद उभरे। अब आज खरगे के नाम के बाद ये साफ हो गया कि अब नीतीश कुमार के चांसेस नहीं हैं। तो अब वो कितनी देर टिकेंगे आगे, ये एक महत्वपूर्ण समय होगा। लेकिन कांग्रेस का रोल सबसे बड़ा हो जाता है, वो सबसे बड़े भाई की भूमिका में है, क्योंकि वो पूरे देश की पार्टी है। अब वो अपने अपने जो उनके प्रभावशाली दल हैं उनके साथ वो सीट शेयरिंग कैसे करेगी, ये उनको देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस ने जो छोटापन दिखाया, जो उनके नेताओं ने अपने साथियों के लिए बयान दिया मध्य प्रदेश के चुनाव में, उससे उनका बहुत नुकसान हो चुका है। और ये उनको मालूम करना होगा जब वो धरातल पर आएंगे। तो ये सब जनता के सामने बिखरे हुए दिख रहे थे। आज ये बैठक में बैठे बस इतने हैं। जो ये राज्य मैंने बताया आपको, लगभग यहाँ 150 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं जो प्रभावित करेंगी। इसमें उत्तर प्रदेश बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत है। अखिलेश यादव यहाँ पर कांग्रेस को 30 सीट दे पाएंगे कि नहीं, जैसा कि वो एक क्लास की सीटों पर अपना दावा कर रही है, ये एक बड़ी बात देखने को मिलेगी। एक चर्चा आज ये आई, प्रोफेसर राम गोपाल ने भी कहा कि कांग्रेस 2 तरफा खेल रही है। एक तरफ वो इंडिया गठबंधन की बात करती है, दूसरी तरफ एक कमेटी उसने बनाई है जो ये रिपोर्ट देगी कि मायावती के साथ गठबंधन करने पर क्या लाभ हो सकता है। और प्रियंका गांधी को अगर रायबरेली से या मुरादाबाद से चुनाव लड़ाया जाए तो क्या स्थिति होगी, राहुल के चुनाव लड़ने पर क्या स्थिति होगी, इस पर रिपोर्ट मांगी गई। तो ये 2 तरफा बातें आई, लेकिन इस पर कुछ खंडन भी आया है। ये खंडन और ये बातें अगर इसे चलती रहेंगी तो फिर मोदी की गारंटी से निपटना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि तमाम हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, मथुरा, काशी, राष्ट्रवाद, 470, राशन पानी, इन सब मुद्दों पर बीजेपी हमेशा भारी पड़ती रही है और विपक्ष के सामने इस मुद्दों की काट नहीं आती है, दिखती नहीं है। लेकिन
विपक्ष के गठबंधन में कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, तब ये गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ पाएगा। नहीं तो विपक्षियों के बारे में कहा जा रहा है कि 1 साल से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते और 6 महीने से ज़्यादा ये आपस में साथ नहीं रह पाते। तो ये धारणा बदली जाए तभी आगे कुछ होगा, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष को बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर वो बिखरा होगा, 141 सांसद सस्पेंड हो गए और अभी तक ओवैसी पे बीजेपी की सरकार ने कोई सस्पेंशन नहीं किया, तो ये बचा के रखा है कि अगर विपक्ष ज़्यादा लड़ेगा तो फिर वो हर जगह ओवैसी भी लड़ाएंगे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। वैसे उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी को सबसे बड़ी आस है। हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें बहुत मजबूत रणनीति बनानी होगी। इंडिया गठबंधन के लिए सारी आशाएं उम्मीदें उत्तर प्रदेश से हैं। अखिलेश यादव के साथ उनको भरोसे को और मजबूत करना होगा। आज की ये बैठक तो हमें लगता है कि काफ़ी मान मनौवल के बाद हुई। अब अगली बैठक उसके पहले ये जो सीटों का शेयरिंग है अगर हो जाएगा तब तो कोई फायदा है। जी वीरेंद्र जी, बहरहाल जो गठबंधन हुआ है, जो अपने अपने दावे हैं उस पर सुनिएगा कि आजकल तो ये मरज भी है दिले नासाद को कि शेर कहने से ज़्यादा मांगता है दाद को, और हाथ में कासा लिए दर दर भटकता है मगर, और सबसे कहता है कि ठोकर मार दी है इमदाद को, और आपने ऊंची इमारत को निहारा है सदा, और देखना है सच तो देखिए बुनियाद को। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक, अपने ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, सीट शेयरिंग को लेकर भी बात फंस रही है, कोऑर्डिनेशन को लेकर भी अभी मामले तय नहीं हुए हैं, लेकिन क्या ये आप कंफर्म कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप ही सीटें तय करेंगे उत्तर प्रदेश में या फिर अलायंस तय करेगा? क्या सहमति बनी है? देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में सही है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो फॉर्मूला निकाला था कि जो क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से सीधे मोर्चा लेते हुए दिख रहे हैं, उन राज्यों को आगे करके ही जो है वो चुनाव में जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा लेना है और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हराना है, क्योंकि केंद्र का रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से होकर के गया है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को आगे तो मैं ये मानूं कि यहाँ जो सीट शेयरिंग होगी, चाहे वो कांग्रेस को कितनी देनी है या आरएलडी को कितनी देनी है, ये आप तय करोगे? देखिए, मध्य प्रदेश में तो मैंने 5 सीटें मांगी थी 230 में से, और 5 सीटें हमने बता दिया था कि 1 सीट पे हम जीते हुए थे और 5 सीटों पे हम जो है दूसरे नंबर पे थे। हमने सेकंड पोल किया था। तो निश्चित रूप से वो भी सीटें हमें नहीं मिली। तो अगर सब कुछ ठीक करना है, और मैंने कहा ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या वहां का जो फार्मूला आपके ऊपर लगा वही फार्मूला आप कांग्रेस पे यहाँ लगाओगे? देखिए ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश भी हिंदुस्तान का एक महान राज्य है, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान से कहीं अलग है वो मध्य प्रदेश। अच्छा, कहीं मध्य प्रदेश तो आपके ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। नहीं, मेरा इरादे बिल्कुल नहीं है। हमारे इरादे 100% एक है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश से हटाना। तो दुबे जी को ये अलायंस वाले देंगे कि ये आपकी पार्टी देगी? कैसे करोगे? इनका भी तो तय करो। देखिए, जयंत चौधरी जी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात सदैव होती रहती है, और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के मैं एक छोटा सा प्रवक्ता हूं, मैं अधिकृत नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जोर कहना चाहता हूं, ये छोटे से प्रवक्ता हो कांग्रेस के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हो? सीट शेयरिंग को लेकर के कोई ग्लिच नहीं आएगा। और अभी आपने कहा ना कि मोदी इस लड़ाई है, देखिए पूर्व में भी ऐसी बहुत चर्चाएं होती थी कि आफ्टर नेहरू जी हूँ, आफ्टर इंदिरा जी हूँ, आफ्टर राजीव गांधी जी हूँ, आफ्टर अटल जी हूँ, लेकिन आफ्टर मोदी जी देयर आर सो मेनी परमानेंट फेजेस इन इंडिया ब्लॉक। और सब लोग जो छोटे छोटे सवाल हैं जी, सीट शेयरिंग के फार्मूले पर सहमति बनी या नहीं? नहीं, बिल्कुल बहुत सी हद तक बातें हुई हैं, और हम समझते हैं कि आगे 22 तारीख को जो सवाल नंबर 2, खड़गे मंजूर हैं या नहीं? नहीं, खड़गे जी जो है बहुत सीनियर लीडर हैं, उसमें उनके अगर वो आते हैं प्रधानमंत्री का फेस होकर के, तो हम तो नहीं समझते हैं। आपका एजेंडा?
हमारा एजेंडा पीडीए है और पीडीए एनडीए को हराएगा। और आपने देखा होगा इंडिया मोर्चा में पीडीए एनडीए पीडीए की बात करते हैं। अभी मैं एक डिबेट में सुन रहा था कि तीनों राज्यों में उन्होंने कहा कि हमें तो पीडीए क्या करना है, कुछ तय किया आप लोगों ने? बीएसपी का अभी तो बीएसपी को तय करना है। ओके भाई हम जबरदस्ती उनको तो बुला नहीं सकते। अभी तो बीएसपी को तय करना ना कि वो फॉर्मल इनविटेशन है उनको। नहीं, देखिए वो सारी जो भी चीजें होती हैं आप लोगों के सम्मानित चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनको सारी खबरें पहुंचती हैं, तो अब तो उनको तय करना है ना कि वो को माध्यम क्यों बना रहे हो? राजभर जी को बनाते हैं माध्यम। अब राजभर जी पे तो हम हर जाएंगे जगह उनकी दोस्ती है। अब देखिए राजभर जी पे हम जाएंगे तो फिर राजभर जी कहेंगे थैंक यू। संजय चौधरी जी को इनवाइट करता हूं। देखिए संजय चौधरी चौधरी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनमें थोड़े मतभेद जरूर हैं, लेकिन ये अंदर से हैं कि आपको फिट करना चाहते हैं। आपको लेकर इनमें कोई मतभेद नहीं है, अंदर मतभेद भले हों, लेकिन जहां आपसे मुकाबला करना होता है ये कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, तुरंत इकट्ठे होते हैं। इसलिए चिंता आपको करनी चाहिए। ब्रजेश भाई, दरअसल देश के अंदर राजनीतिक तौर पर वोटों का दो हिस्सा है। जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोट का एक बड़ा हिस्सा है वो कौन ले जाए, और जो ज्यादा ले जाएगा वही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा हिस्सा बनकर खड़ा होगा। राजनीति की आज की लड़ाई इसीलिए है। इसीलिए वीरेंद्र जी के राजनीतिक विश्लेषण की एक बात से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस गठबंधन के साथियों के साथ एक विचित्र प्रकार का व्यवहार कर रही है। जैसे उन्होंने हारे और नकारे नेताओं की एक टीम बनाई है, वो सीट के शेयरिंग के लिए बात करेगी। अब अगर ममता बनर्जी से बात करनी होगी तो बात कौन करेगा? तो बात करेंगे बघेल, बात करेंगे मुकुल चुनाव में कोई हार जाए तो आप उसे नकारा नहीं कह सकते हैं। ये लोकतंत्र है, हार जीत चलती रहती है। आप नकारा जैसे शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? नहीं, कांग्रेस ने ही उनको जिस स्थिति में रखा हुआ है वही बताने के लिए पर्याप्त है कि सलमान खुर्शीद जी की क्या स्थिति थी। सलमान खुर्शीद जी तो वहां का जो असंतुष्टों का सबसे बड़ा ग्रुप था उसके नेता के रूप में खड़े हुए थे। तो ये इन नेताओं की कांग्रेस में ये स्थिति थी। ये तो इनकी ब्यूटी है, ऐसी स्थिति के जो इनका भी अंदर से विरोध करता है ये उसको भी बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। ये तो इनकी खूबसूरती है। नहीं, अब ब्रजेश भाई यही देखिए कि आज अखिलेश यादव जी से कौन बात करेगा? अखिलेश यादव जी से बातचीत ना खड़गे करेंगे ना राहुल करेंगे, कौन करेगा? उनसे बात ये टीम बात करेगी। इसका मतलब है कि उन्होंने शीट शेयरिंग के लिए स्टेट वाइज जो एक मैकेनिज्म तैयार करने की बात की है कांग्रेस ने, वो इन क्षेत्रीय जो बड़े नेता हैं उनको दोयम दर्जे के नेता की तरह ट्रीट करने की बात इस पूरे के पूरे कमेटी में आपको अखिलेश यादव की इज्जत की काफी फिक्र हो रही है आजकल। नहीं, वो जिस प्रकार से उनकी तो स्थिति यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने खुद ही कहा कि कोई कांग्रेस को वोट मत दे, मध्य प्रदेश में वो स्वयं कहते हैं, और उसके बाद उनकी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिति इस स्थिति पर पहुंच गई है कि उसी कांग्रेस के लिए वो नाना करते हुए गठबंधन की बैठक में पहुंचना पड़ता है उनको। तो जिस व्यवस्था की स्थिति है, लेकिन उनकी और व्यवस्था कांग्रेस किस तरह से उनको मजबूर कर रही है, ये इस पूरे राजनीतिक लड़ाई के अंतर्द्वंद की तरह दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि यही अंतर्द्वंद इस गठबंधन को एक नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि इसका बेसिक वोट बैंक एक है, इसी बेसिक वोट बैंक के हिस्से की लड़ाई है, और इसमें कोई भी बड़ा खड़गे मोदी जी के सामने आते हैं, खड़गे जी और मोदी जी का मुकाबला होता है, आपको मंजूर है? निश्चित रूप से अभी भी जो कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है वो खड़गे जी को चेहरे को आगे करके लड़ाई करी है, और हम इन 5 राज्यों के चुनाव में उसके परिणाम को देख चुके हैं। और लाइट अनिल दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। दुबे जी, आज उद्धव ठाकरे के अखबार में एक स्टेटमेंट छपा है कि कांग्रेस इन राज्यों में जीत का केक अकेले खाना चाहती थी और ये हार कांग्रेस की है, इंडिया अलायंस की नहीं। आप सहमत हैं इस स्टेटमेंट से? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, वो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो अलग विषय है, लेकिन देखिए मैंने पहले भी कहा कि ये हार केवल कांग्रेस की नहीं है, ये हार संपूर्ण विपक्ष की है।
और संपूर्ण विपक्ष ने उसको महसूस किया है। और उस क्यों संपूर्ण विपक्ष की हार है भाई? अरे कैसे? अब हार तो क्लैरिटी दो ना। हार तो हार ही है। भारतीय जनता पार्टी जीती, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो है अलायंस बनाए हमने, 28 अलायंस। अगर वो 5 राज्यों में हम गठबंधन नहीं कर पाए तो किसकी हार है? तो वो हार तो उसको महसूस तो कर रहे हो भैया, मैं तो केवल सवाल कर रहा हूँ। नहीं, हम तो जवाब न मिले तो मेरे ऊपर अकड़ो। नहीं, आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ भाई। हमने उससे सबक लिया ना, अब हम कोई गलती नहीं करने जा रहे हैं। हमारा गठबंधन बिल्कुल मजबूती से। इसकी गारंटी कौन लेगा कि आगे गलती नहीं करेंगे? सारे लोग जिम्मेदार हैं और सारे लोग जिम्मेदारी से हैं, और सब लोग भारतीय जनता पार्टी से हराने में लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी हारेगा। ये हमारे गठबंधन की चिंता कर रहे हैं भाई। आपके यहाँ से कौन बात करता है? अच्छा एक बात बताओ, खड़गे जी का नेतृत्व मंजूर है? नहीं, जो वहां पर जो सारे दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज क्यों लड़खड़ाने लगी खड़गे जी का नाम सुनते ही? लटपटाने लगी जुबान? नहीं, लड़खड़ा नहीं रहे हैं। जो वहां 28 दलों के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, और वो जो तय करेंगे, अगर वहां से खड़गे जी का नाम तय हो रहा तो इसमें गलत क्या है? आपकी क्या ओपिनियन है? आपको एक दलित नेता मंजूर है या नहीं? बिल्कुल, अगर वो आते हैं स्वागत है, सारा देश उनका स्वागत करेगा। मगर क्या होता है, एक ने प्रपोज किया, दूसरे ने सेकंड किया, अपनी बताओ। नहीं, हमें कौन सी आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति तो नहीं है। अगर गठबंधन में तय हो रहा है, और गठबंधन में तो तमाम नेता है ना, हमारे गठबंधन में नेताओं की कमी नहीं है। एक तय हो गया नाम ना, उस पर खड़े रहो। नहीं, बिल्कुल खड़े हैं, उसमें सारे लोग खड़े हैं, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। नेतृत्व का झगड़ा हमारे गठबंधन में नहीं है। अच्छा, सपा कह रहे हैं कि हम ही अकेले बात करेंगे अपोजिशन में यूपी के लिए, तो आप कंफर्टेबल हो उनके साथ? नहीं, अब बात तो सब लोग करेंगे ही। हमारी तो या आप चाहते हो कि आपसे अलग बात हो? नहीं, हमारी तो उनकी बात होती रहती है, दोनों दलों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अलायंस से बात करना चाहते हो, या सपा वालों के में ही आपका रजिस्टर में नाम लिख लें? कैसे चाहते हो? नहीं, हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं। इंडिया गठबंधन में 28 दल शामिल हैं, सब लोग आपस में बात करेंगे। न जाए मतलब आपको सपा वाले में नगी न जाए? नहीं, हम सपा के साथ 19 में थे, 22 में थे, और आगे भी रहेंगे। हम सपा से अलग हम लोग तो मिलकर के काम कर रहे हैं। हम अलग बात करेंगे, वो अलग बात करें। क्लैरिटी दो भाई। नहीं, बिल्कुल क्लियर है। क्या हम और सपा पहले से साथ में है। एक रजिस्टर में हो इंडिया गठबंधन में, अलग अलग रजिस्टर है? ब्रजेश जी, मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले से चल रहा है। अब इंडिया गठबंधन में हम दोनों लोग शामिल हुए हैं। कह दो दुबे जी कि हाँ एक रजिस्टर है, बात खत्म। नहीं, रजिस्टर तो एक ही है, उसमें कहाँ बंटवारा? हम लोग तो पहले से काम कर रहे हैं, तो आपको कोई आपत्ति नहीं? हम लोग तो ब्रजेश जी पहले से काम कर रहे हैं, और वो इंडिया गठबंधन को बनाने का काम कर रहे हैं। अब तो जो सपा दे देगी मंजूर है ना? नहीं, उसमें क्या, वो तो हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि जो जहां जीते, जो जहां प्रभावशाली हो, वो लड़े, और यही बात आज भी तय हुई है। 30 दिसंबर तक सब लोग दे देंगे। कूद के निकलना भी चाहते हो, आपका तो विचित्र काम है भाई। नहीं, हमारा क्या विचित्र काम है? हम तो सही बात कह रहे हैं कि 30 दिसंबर तक सारी स्थिति आ जाएगी। आज सब सीटों पर भी बात हो गई। शुक्रिया आपका। त्रिपाठी जी, ये बताइए, क्या खड़गे जी का नेतृत्व आपके गठबंधन को मंजूर है? देखिए, आज माननीय खड़गे जी ने, पार्टी को माननीय खड़गे जी ने आज स्वयं कहा कि पहले हम लोग जीत के आए, और जितने जीत के सांसद आएंगे वो डेमोक्रेसी में सबको अपनी सहमति देना होगा, उसी में से कोई लीडर बनेगा। ये तो खुद ही कह दिया उन्होंने। नहीं, तो जब एक नाम आ गया, एक ने प्रस्ताव रख दिया, वो भी गैर कांग्रेसी दल ने, दूसरे गैर कांग्रेसी दल ने उसको सेकंड कर दिया, तो कांग्रेस और आप लोग को मानने में क्या एतराज है कि अगर एक दलित नेता को मोदी के मुकाबले उतारेंगे तो क्या कठिनाई है? ब्रजेश जी, इस मामले में अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो उससे बेहतर कैंडिडेट निकल करके आएगा। उसके लिए जो खड़गे जी ने कहा है उससे हम सहमति हैं। एक सेकंड बताइए, खड़गे जी से बेहतर कौन? नहीं, अब उसके बाद तो जब जिसके एक क्या पहली बात तो देखिए ब्रजेश जी, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, और इसमें ये कह के सवाल पर झुआ मत रखो, जवाब ब्रजेश जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सारे सांसदों को निर्णय लेने का हक होगा भाई। बिना सारथी के जो बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, बात तो उचित है। जब आप सारथी ही नहीं रखोगे और एक नाम आया उस पर आप बिदक रहे हो। आज हमें अच्छा लगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के जिक्र किया कि जॉर्ज फर्नांडिस संयोजक थे, उससे एक बेहतर रिजल्ट हमको मिला। क्या आप चाहते हो कि नीतीश कुमार संयोजक बने? देखिए, हम तो चाहते ही हैं, हम तो बिल्कुल निश्चित रूप से चाहते हैं। क्या आप चाहते हो कि नीतीश कुमार, अगर उसके लिए ब्रजेश जी कंप्लीट कर लेने दें जवाब, ब्रजेश जी सवाल तो करने दो। सवाल करूं? हाँ बिल्कुल करिए। क्या नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं तो उस दल का
कार्यकर्ता हूँ, प्रवक्ता हूँ, तो मेरा तो मानना है कि उससे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं। मैं आज भी चैनल के माध्यम से कहने में कोई गुरेज नहीं कर रहा हूँ। नीतीश कुमार से बेहतर कोई अगर कैंडिडेट हो तो बताइए मुझे। वो करीब 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगभग 15 वर्षों तक केंद्रीय राजनीति में रहे। लेकिन क्यों करता हूं, जो एजेंडा सेट हुआ, ब्रजेश जी मुझे भी मौका दीजिए, जो ब्रजेश जी प्रधानमंत्री ने एजेंडा सेट किया है, उस एजेंडे में अगर कोई खरा उतरता है तो माननीय नीतीश कुमार पहला है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद नहीं है। ठीक। दूसरा एजेंडा भ्रष्टाचार का नहीं है। तीसरा एजेंडा तुष्टीकरण का नहीं है। नहीं, हमने ये जो अच्छी बिहार बात में है कि काम आप किए अपने हैं, नेता की क्वालिटी गिना रहे हो, ये अच्छी बात है। मैं तो सबसे कहता हूं सबको अपने नेताओं की करनी चाहिए मार्केटिंग। अब ये लोग नहीं किए, इनकी गलती है। आपने अच्छी मार्केटिंग देखिए ब्रजेश जी, अगर कोई हिंदुस्तान में शिकस्त दे सकता है, मैं फिर आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, उसमें नीतीश कुमार का नंबर है। क्योंकि ये जो कवायद है, देखिए ब्रजेश जी, ये जो कवायद है, प्लीज, ये जो विपक्षी मैं राजपूत जी से क्लैरिटी ले लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। अरुण वेट कर रहे हैं। राजपूत जी, आपने त्रिपाठी जी की बात सुनी। इनका कहना कि अगर कोई मुकाबला कर सकने की स्थिति में है नीतीश कुमार, आपको मंजूर है या आप इसमें कोई संशोधन चाहते हैं? हम कोई संशोधन नहीं चाहते। सभी पार्टियों को सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को अपने नेता को आगे बढ़ाने का पूरा हक है और हम त्रिपाठी जी की बात का सम्मान करते हैं। इसमें कहीं कोई बुरी बात नहीं। हमारे लिए खड़गे जी, राहुल जी हैं, दीपक भाई के लिए अखिलेश यादव जी हैं और सभी लोग योग्य उम्मीदवार हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हमारे पास तो ये कहने की ताकत है, आदत है और हैसियत है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के पास ये ताकत है, हैसियत है कि ये कह सके कि नहीं, और क्या नाम, ओम प्रकाश राजभर जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, मंत्री बनने के लालच, या संजय चौधरी ये कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह हो सकते हैं। सुनिए वो अभी रुक जाइए। और मैं एक बात और मैं आपसे कह देता हूं कि जो एक बात है आज की बहस का लब्बो आप जो कहते हैं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर हम इस पल में जिंदा हैं, तुम इस पल में जिंदा हो। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर बैठो। तलवार उठाने के समय काव्य पाठ नहीं चलता। भाई आप भी अपनी करनी कर बैठो, या तो मंत्री बनो नहीं तो गठबंधन को लात मारो। ओके, सीट शेयरिंग का देखो, तो ओपन इन्विटेशन दे रहे हैं ना, स्वीकार है क्या राजपूत जी की बात? देखो इतना करने के बाद भी वो दरवाजा खोल के रखे हुए हैं। अप्रिशिएट। भ्रष्टाचार के दलदल में जो डूबे हुए हैं और वो ठगबंधन है, घमंडिया गठबंधन के लोग आपस में खूब लड़ रहे हैं। अभी सभी जो विपक्ष के प्रवक्ता ने कहा कि हाँ, नगरियाओं की जब हाथ मिलाना पड़े तो अरे कैबिनेट मंत्री कब बना रहे हैं, बताओ गारंटी पूछो। अरुण भाई काहे बेवजह ना फीस मिल रही ना कुछ वकालत किए पड़े उनसे। राजपूत जी, अरे कुछ नहीं, ना राजपूत जी, आपको उनकी बात सुननी चाहिए सर। आप सब्र करो, सुरेंद्र जी गलत बात है। सबसे बड़ी आप बीमारी है कि भ्रष्टाचारी राजभर बोल रहे हैं तो सर आप उनको टोक रहे हो। बेल पर राजनीति कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचारी तुमसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? चर्चा कर रहे हैं। अरे क्या कर लिया बेचारों ने, कैसी बातें करते हो? क्या कर लिया उन बेचारों ने? अरे क्या कर लिया बेचारों ने? आप जब देखो तब उनको भला बुरा कहते हो। क्या किया उन्होंने? राजपूत जी बचेंगे। क्या कर लिया? ना महल है, ना घर है, ना मकान, ना दुकान, गाड़ी तक नहीं है उनके पास। आप कह रहे हो भ्रष्टाचार कर लिया। क्या खड़ा कर लिया राजभर में? जब देखो आप उनको भला बुरा कहते हो। मोदी की गारंटी में भरोसा कर रहे हैं, मंत्री बनाए नहीं, उनकी खाम खामे बगैर फीस लिए हुए वकालत कर रहे हैं। ये तो ये ठगबंधन कर रहे हैं। नहीं, मैं बोला आपकी तरफ से, मैं प्रोटेस्ट किया। चिंता छोड़ दीजिए, आप अपनी चिंता करिए। हमारे यहाँ मोदी जी की गारंटी है, मंत्री बनो पहले, उसके बाद बताना। और दूसरे के लोगों की गाड़ियों पे चलना छोड़ दो। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। इस तरह लड़िए मत, डिबेट में अच्छा नहीं लगता इस तरह से आप लोग करते हैं। नहीं, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।